नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। इसरो ने कायम किया एक और कीर्तिमान, पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सारंगपुर में दीवार चित्रों का विवाद, पर्दा ढककर विवाद शांत करने की कोशिश। वडोदरा में नए मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी अध्यक्ष बनाने की कवायद, निरीक्षकों ने ली सेंस। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने एक और ऐतिहासिक कदम आदित्य L1 के रूप में आज उठाया है। चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने आज शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। शनिवार सुबह 11:50 बजे PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। यह रॉकेट PSLV आदित्य को पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ेगा। करीब 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य 235 गुना 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। वो करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इस मिशन की अनुमति लागत 378 करोड़ रुपए है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये 125 दिन 3 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये बड़ी उपलब्धि होगी। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफे लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सारंगपुर में चल रहे विवाद के बीच एक सनातनी भक्त ने दीवार चित्रों पर कुल्हाड़ी चलाकर तोड़ने की कोशिश की। सारंगपुर में किंग ऑफ सारंगपुर की प्रतिमा के फाउंडेशन की खाली जगह में विवादास्पद दीवार चित्र बनाए गए हैं, जिस पर एक सनातनी भक्त ने आज छुपकर पहुंचकर कुल्हाड़ी चलाकर तोड़ने का प्रयास किया। हर्षद गढ़वी नामक इस शख्स ने इन दीवार चित्रों पर कालिक पोतकर अपना आक्रोश जताया। दरअसल विवाद के चलते सारंगपुर हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है, लेकिन इस शख्स ने बैरिकेड्स तोड़कर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गढ़ड़ा तालुका के चारण की गांव के हर्षद गढ़वी नामक इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर के दीवार चित्रों में हनुमान जी को स्वामीनारायण भगवान का दास दिखाए जाने से ये पूरा विवाद हुआ है, जिसके बाद इन दीवार चित्रों को हटा लेने की साधु संत भी अपील कर रहे हैं। इसी बीच एक कट्टर भक्त ने संदिग्ध दीवार चित्रों पर कालिक पोतकर आक्रोश जताया। इस प्रयास के बाद किंग ऑफ सारंगपुर की प्रतिमा को कोर्डन कर दिया गया है और जिन दीवार चित्रों पर काला रंग लगाया गया है उसे मंदिर के सेवकों द्वारा दूर किया गया। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सारंगपुर में दीवार चित्रों को लेकर हुए विवाद के बाद मंदिर प्रशासन द्वारा दीवार चित्रों पर कपड़ा ढककर विवाद पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। गुजरात में श्रद्धा का दूसरा नाम सारंगपुर धाम है। यहाँ किंग ऑफ सारंगपुर के दर्शन के लिए गुजरात के साथ साथ देश विदेश से श्रद्धालु रोजाना आते हैं। बोटाद जिले के विश्व प्रसिद्ध सारंगपुर धाम में किंग ऑफ सारंगपुर की 54 फीट ऊंची दिव्य मूर्ति का हाल ही में अनावरण किया गया था, जिसके बाद यहाँ आने वाले भक्तों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच मंदिर को एक विवाद ने घेर लिया है। किंग ऑफ सारंगपुर की प्रतिमा के नीचे जो दीवार चित्र बनाए गए हैं, वहां हनुमान जी स्वामी नारायण भगवान को वंदन करते हैं, ऐसा दर्शाया गया है, जिससे भक्तों में रोष फैल गया है। हनुमान जी का अपमान किए जाने का भक्त विरोध कर रहे हैं। इन दीवार चित्रों की तस्वीर भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई है। इसके बाद अब साधु संतों ने भी अपना विरोध प्रदर्शित किया है। इस मामले बरवाठा के लक्ष्मण जी मंदिर के महंत जगदेव दास जी महाराज और बोटाद जिला के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सतु वादहल ने कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। साळंगपुर हनुमानजी मंदिर ની અંદર જે કઈ આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વાળા અમને જે કૃત્યો કરી રહ્યા છે ધર્મની વિપરીત સનાતન ધર્મને અને દેવી દેવતાઓનું અપમાન કરી રહ્યા છે અને
આ બિલકુલ વ્યાજબી નથી, નિંદનીય છે. ઇવન ભગવાન હનુમાનજીને ખબર છે કે જે શ્રી કૃષ્ણ છે તે પોતે રામ જ છે, પણ તો પણ જ્યારે દ્વારકામાં હનુમાનજી મહારાજ આવ્યા ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે રામ સ્વરૂપમાં બેઠા હતા સિંહાસન ઉપર, અને રૂકમણી માતા જ્યારે સીતા માતાનું સ્વરૂપ ન લીધું ત્યારે હનુમાનજી મહારાજે કેવલ રામ સ્વરૂપ જે કૃષ્ણ ભગવાન હતા એમને જ પ્રણામ કર્યા છે. રૂકમણી માના પણ પ્રણામ નથી કર્યા. શું કામ? કે માતા સીતાને જ પ્રણામ કરવા માંગતા હતા. ભગવાન રામ અને સીતાને જ પ્રણામ કરવા માંગતા હતા. એટલે તમે બધાએ આ ખેલ બંધ કરી દો, મહેરબાની કરો, શાંતિથી જીવો. આજે જે મૂર્તિને લઈને ઇસ્યુ ચાલી રહ્યો છે સોશિયલ મીડિયામાં, તે દુઃખજનક બાબત છે. આ માટે અમે સાળીમપુર કોઠારી સ્વામીનો સંપર્ક સાધ્યો અને એમને કીધું કે જે હનુમાનજીની મૂર્તિ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચરણોમાં મેલી છે એ તાત્કાલિક હટાવી લ્યો. તો અમને બાંયધરી આપી છે કે વડતાલ બોર્ડમાં અમે વાત કરી છે 2-3 દિવસમાં અથવા તો થોડાક દિવસમાંનો નિર્ણય લઈ અને અમે આ मूर्ति हटावी लेशु। इस मामले पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई है और कानूनी कार्यवाही की मांग हो रही है। इस पूरे विवाद पर पर्दा डालने के लिए दीवार चित्रों को पीले रंग के कपड़ों से ढककर विवाद को शांत करने की कोशिश की गई है। गुजरात और देश विदेश में बसने वाले सारंगपुर के भक्तों को भी शांति रखने की VNM टीवी की ओर से अपील की जाती है। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भाजपा के नेताओं द्वारा प्रत्याशियों की सेंस ली गई। वडोदरा कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 9 सितंबर को पूरे हो रहे इस कार्यकाल के चलते नए प्रत्याशियों के चयन की कवायद पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा से आए हुए 3 निरीक्षकों ने मनुभाई टावर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रत्याशियों की सेंस ली। मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष बनने के लिए पिछले कई दिनों से नगर सेवकों ने गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा ली है। ऐसे में मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष कौन बनेगा, उस पर वडोदरा शहर की नजर है। गुजरात के आणंद से पूर्व सांसद रहे दीपक साथी, अहमदाबाद के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और विधायक रहे राकेश शाह और खेड़ा जिला पंचायत की अध्यक्ष रही नैना पटेल ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से मुलाकात करते हुए इन पदों के लिए उनकी दावेदारी को जाना। 2.5 વર્ષની મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, દંડકશ્રી અને પક્ષના નેતાની મુદત પૂરી થતી હોવાથી આજ રોજ અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના આદેશ અનુસાર અહીંયા અમે આજે ઓબ્ઝર્વર તરીકે અમે મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, દંડકશ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનશ્રી, પક્ષના નેતાશ્રીને આ અંગેની વાતો દરેક કાર્યકર્તાઓ જેમ કે નગરપાલિકાના, મહાનગરપાલિકાના સૌ મેમ્બરશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, પૂર્વ ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યશ્રી અને અપેક્ષિત કાર્યકર્તાઓની યાદી મુજબ જે કાર્યકર્તાઓ અપેક્ષિત હશે તેમને અમે સાંજ સુધી સાંભળીશું અને 8 વાગ્યા સુધી અમારી આ પ્રક્રિયા રહેશે। 8 વાગ્યા પછી અમે અમારું કામ પૂરું કરી અને અમે જે રિપોર્ટ તૈયાર કરીશું, સંકલનમાં બેસીને સંકલન નક્કી કરે મુજબ અમે રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને પ્રદેશમાં રજૂ કરીશું। પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં આવ્યા પછી પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં અમે રિપોર્ટ રજૂ કરીશું। પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં નક્કી થયા મુજબ જે કોઈ નામો આવશે તે નક્કી થયા મુજબ જ્યારે ચૂંટણી પ્રક્રિયા હશે ને ચૂંટણી હશે તે દિવસે આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવશે। वडोदरा महानगर पालिका में इस बार मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे में डिप्टी मेयर नंदा जोशी मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। उनके अलावा हेमिशा ठक्कर, पूनम पंचाल, सुरता प्रधान, संगीता चौकसी जैसे कई नाम रेस में हैं। वहीं डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष बनने के लिए भी वडोदरा के अग्रणी नगर सेवकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये प्रणाली रही है कि चयन प्रक्रिया भी सभी लोगों को साथ में लेकर चल के की जाती है। जितने भी काउंसिलर श्री है उनको अपना पक्ष रखने का, वो अपने लिए खुद के लिए रखें, दूसरे किसी व्यक्ति के लिए रखें या संगठन अपना पक्ष रखें, ये एक प्रणाली रही है भारतीय जनता पार्टी की। और इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विद अ डिफरेंस कही जाती है। आज इस सेंस प्रक्रिया का जो कार्य है वो शुरू हुआ है और 19 से 19 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के सेंसेस लिए जाएंगे। किसकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या करना चाहता है, अगर उसको कहीं कोई पोस्ट मिलती है तो उसका विजन क्या रहेगा, इस तरीके की एक अलग अलग प्रणाली जो है, कोई राजकीय पार्टी इस तरीके से नहीं चलती है जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चलती है।
तो यही एक सिस्टम है और उसी का आज कारण है कि आज सेंसस की प्रक्रिया ली जा रही है। आने वाले 2.5 साल बहुत महत्व के 2.5 साल है कि बड़ौदा वासी के लिए ऐसा काम करके जाए कि हमेशा याद रहे और एक माइलस्टोन की तरह हो। हमारे में से कोई भी व्यक्ति किसी भी जवाबदारी पार्टी की ओर से दी जाएगी, हम सब उनके साथ मिलके खभा मिला के कार्य करेंगे और बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा सब हम संकल्पित हैं। तीनों निरीक्षक आज हम यहाँ पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। सभी एक वार्ड से 19 वार्ड के सभी जनप्रतिनिधियों को सुनेंगे, उनकी बात रखेंगे, 1 to 1 उनको सुनेंगे कि हमको आगामी मेयर जो निमणूक करनी है वो कैसे होगी। वडोदरा के विकास के लिए उनकी बात सुनी जाएगी और बाद में इस प्रक्रिया आज सुबह 9:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक चलने वाली है। बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री श्री सभी को निरीक्षक सुनेंगे और उनकी बात का निचोड़ लेके वो प्रदेश में पार्लियामेंट्री में रखेंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया हमारी पूर्ण होगी। G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। इस दौरान कई मुद्दों पर बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट में शामिल होंगे। इससे ठीक एक दिन पहले 8 सितंबर को बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज शनिवार को व्हाइट हाउस ने इस पर जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने इस पर बताया कि दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। इस दौरान इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर जंग के असर को कम करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा दोनों नेता गरीबी से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक सहित दूसरे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की क्षमता बढ़ाने और दूसरे कई ग्लोबल चैलेंज पर भी बात करेंगे। बाइडेन भारत में हो रहे G20 समिट में शामिल होने की पुष्टि करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक है। भारत दौरे के वक्त वो दिल्ली के ITC मोरिया होटल में रुकेंगे। बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोडा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेले जा रहे मुकाबले को लेकर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में भारी उत्साह देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे एशिया कप 2023 का मुकाबला कैंडी के पल्ले के लिए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है। टीम ने 24 ओवर में 4 विकेट पर 121 रन बनाए। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की 50 पार्टनरशिप पूरी हो चुकी है। इससे पहले शुभमन गिल 32 बॉल पर 10 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें हारिस रऊफ ने बोल्ड कर दिया। हारिस ने श्रेयस अय्यर को 14 रन पर फखर जमान के हाथों कैच कराया। इससे पहले शाहीन अफरीदी ने विराट कोहली को 4 रन और कप्तान रोहित शर्मा को 11 रन पर बोल्ड कर दिया। 27 रन तक 2 विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया ने 66 रन तक 4 विकेट गंवा दिए। यहां से नंबर 5 पर उतरे ईशान किशन और उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने पारी संभाली। दोनों ने महज 52 गेंद पर 50 पार्टनरशिप पूरी कर ली। गुजरात के वडोदरा के नवापुरा इलाके में 40 साल पुराना पंपिंग स्टेशन निवासियों के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। वडोदरा कॉर्पोरेशन की सभा में वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस के सीनियर नगर सेवक बालू सुरवे ने नवापुरा में 40 साल पुराने गायकवाड़ी जमाने के पंपिंग स्टेशन का मुद्दा उठाया था और कहा था कि उस वक्त कम जनसंख्या के लिए यह पंपिंग स्टेशन बनाया गया था, लेकिन 40 साल पुराना पंपिंग स्टेशन अब बढ़ती आबादी के लिए काफी नहीं है। यहाँ ड्रेनेज के पानी का निकाल पुरानी मशीनरी की वजह से नहीं हो रहा है। ऐसे में नागरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस पंपिंग स्टेशन को अपग्रेड करने की और मशीनरी बदलने की मांग की जा रही है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। અમારા વિસ્તારમાં નવાપુરા પમ્પિંગ સ્ટેશન છેલ્લા 35 થી 40 વર્ષ જૂનું પમ્પિંગ સ્ટેશન છે। આખા વિસ્તારમાં પહેલાં વસ્તી ઓછી હતી, હવે તમે જોઈ શકો કે 50 થી 40 હજારની આસપાસ વસ્તી થઈ ગઈ છે અને તમામનું આખું નેટવર્ક એ પમ્પિંગ સ્ટેશનથી થતું હોય છે અને એ પમ્પિંગ સ્ટેશન આટલા વર્ષો જૂનું હોવાના લીધે જે પંપો છે એ ઓછી કેપેસિટીવાળા છે કે એના લીધે જે કૂવો હોય, જે વિસ્તારનું સવારે જે વપરાશ થાય એ કૂવામાં એ કૂવો ખરેખર 1 કલાકમાં ખાલી થવો જોઈએ, પણ આ જૂના પંપો હોવાના લીધે 1:30 વાગ્યા 2 વાગ્યા સુધી એ કૂવો ખાલી નહીં થતો ને ખાલી ન થવાના લીધે વિસ્તારમાં લોકોના તમામ લોકોના તે ગટરો ફૂલ હોય ને અમુક વિસ્તારમાં ગંદુ પાણી આવે છે, કેમ કે અમારા વિસ્તારમાં સવારે 7 થી 8 વાગ્યાનો પાણીનો સમય હોય અને એના લીધે આ કૂવો ભરવાના લીધે ભરેલો હોવાના લીધે પંપો યોગ્ય રીતે કામગીરી ન કરવાના લીધે વિસ્તારમાં ગંદુ પાણી આવે છે કે અગાઉ પણ અમારા વિસ્તારમાં ગંદા પાણીના લીધે 2-3 જણના મરણ પણ થયા હતા ને વારંવાર અમારા વિસ્તારમાં આવો રોગચાળો ફાટી નીકળતો હોય છે અને તમે જોઈ શકો અમારા વિસ્તારમાં બધા ગરીબ ને મધ્યમ વર્ગના લોકો રહેતા હોય, એટલે અમે વારંવાર જ્યારે વડોદરા શહેરમાં अलग अलग जगह नवा पंपिंग स्टेशन बनाता हो, करोड़ों रुपया खर्चो करता हो। खरेखर जे जरूर है, जे लोकोने जरूर हो एवी जगह जे पंपिंग स्टेशन खरेखर नवुं बनाववुं जोईए। अमे जे ते अधिकारीने वारंवार सभा में कमिश्नरश्रीने रजूआत करीए, अधिकारीने रजूआत करीए तो कि टेंडर बहार पाड्युं छे, कामगीरी वहेली तके थई जशे, एवा छेल्ला 2-3 वर्षथी अमे ए ज वातो अमने कहेवामां आवे छे। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ भारत की जीत की उम्मीद भारत के क्रिकेट फैंस लगा रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो खेल के ऊपर आधार है, फिर भी अपने इंडिया में रहते तो इंडिया की ही जीत चाहेंगे, इंडिया ही जीते। इंडिया जीते। इंडिया जीतेगी तो इंडिया ही ना, इंडिया जीतेगी। जितना वर्ल्ड कप फाइनल या किसी मैच का वो क्रेज़ नहीं होता है, उससे ज़्यादा क्रेज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच का क्रेज़ होता है। तो आज का मैच तो धमाकेदारी होने वाला है, सारे प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। मुझे आशा है कि विराट कोहली, पिछली मैच में भी देखा था हमने कि विराट कोहली ने 1 साइडेड होकर अपना मैच जितवाया था उन्होंने, तो मुझे आशा है कि इस बार भी विराट कोहली अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इंडिया ही जीतना चाहिए, हर बार इंडिया ही जीतता है तो इंडिया विन होने वाली है और इंडिया ही जीतेगी। अपनों क्या पता कौन जीतेगा, अपनों क्या पता कौन जीतेगा, अपनों क्या पता कौन जीतेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा। इंडिया जीतेगी और कौन जीतेगी? इंडिया जीते। सालों से जो इतिहास विराट कोहली ने रचा है पाकिस्तान के खिलाफ, आज फिर वो इतिहास को दोहराए और हरीश रऊफ को जैसे पिछली बार 2-4 छक्के मारे थे, इस बार भी उसी अंदाज में छक्के मारे और इंडिया को मैच जीता है।
आज बहुत एक्साइटिंग है हम लोग, और मेरा फेवरेट विराट कोहली है। हमें मतलब हमें देखना है कि विराट कोहली कैसा खेलने वाला है। देखो, देखा जाए तो सभी देशों के मैचेस होती ही है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया एक दो ऐसी कंट्रियां हैं कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ बनी रहती है और बहुत ही ज़्यादा उसमें भी मज़ा आता है। क्योंकि जब बात करें कि दो एक ही देश थे, लेकिन जो बंटवारा हुआ उसके बाद में जो इंडिया और पाकिस्तान मैच देखने में जो सभी को आनंद आता है वगैरह वगैरह, और जो उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है कि भाई खुद के देश के प्रति जो एक भारतीय नागरिक होने का हमारा उत्साह हमें अंदर से ही आता है कि हमें भारत ही जीतेंगे। और जितने भी वहाँ पे खिलाड़ी हैं वो जितने पहले से वो परफॉर्मेंस करते आए हैं वही परफॉर्मेंस इस बार भी हमें देखने को मिलेगा, और हमें आशा रखते हैं कि भारत देश ही जीतेगा। इसरो के आदित्य L1 लॉन्चिंग के मौके पर अहमदाबाद की अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने इस मिशन के सफल होने की प्रार्थना की। अहमदाबाद की साइंस सिटी में आज आदित्य L1 लॉन्चिंग का उत्साह देखने मिला। अहमदाबाद की अलग अलग स्कूलों के बच्चे साइंस सिटी पहुंचे और 11:55 पर आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से आदित्य L1 का सफल लॉन्चिंग बच्चों ने देखा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद आदित्य L1 को लेकर भारत के लोगों में भारी उत्साह देखने मिला। स्कूली छात्रों में भी आदित्य L1 के लॉन्चिंग को लेकर काफी खुशी देखने मिली। साइंस सिटीना जे स्टाफ છે એ લોકો બધું અમને સમજાવ્યું। આ ખૂબ જ ઇન્ફોર્મેટિવ હતું આ બધું, કે ઘણું બધું જાણવા મળ્યું। જે અમુક વસ્તુ અમને ખબર હતી એના વિશે વધારે જાણવા મળ્યું, અમુક વસ્તુ નવી જાણવા મળી। પછી અત્યારે અમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે હાલ આદિત્ય L1 લોન્ચ થઈ રહ્યું છે। ઈસરોવાળા ઓક્ટોબરમાં ગગનયાન પણ લોન્ચ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે। તો એ પણ એક નવી વસ્તુ જાણવા મળી છે કે ચંદ્રયાન 3 લોન્ચ થયું મહિના દોઢ મહિના પહેલાં અને સક્સેસ થઈ ગયું। હવે આદિત્ય L1 લોન્ચ થાય છે। આ 4 મહિના પછી L1 ઓર્બિટમાં જશે અને ત્યાં પછી સ્ટેબલ રહીને અર્થની જોડે જોડે મૂવમેન્ટ કરતું રહેશે, જેનાથી કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન ના આવે અને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય। હવે ઓક્ટોબરમાં ગગનયાન લોન્ચ થશે। હું એવું ઈચ્છું છું કે એ પણ સક્સેસફુલ રહે, આદિત્ય L1 પણ ચંદ્રયાન 3ની જેમ જ સક્સેસફુલ રહે। इस मौके पर साइंस सिटी के वैज्ञानिक नरोत्तम साहू ने आदित्य L1 क्या काम करेगा उस पर VNM TV को जानकारी दी। अभी आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च श्रीहरिकोटा से एक नया आशा एंड नया किरण का पैदा कर रहे हैं। एंड जिस हिसाब से वो इनका पेलोड एंड इनका एक्सपेरिमेंट एंड का डिजाइन किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये जब तक इनका L1 पॉइंट तक पहुंचेगा एंड सारा मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है मैग्नेटिक वेव, सोलर का जो एटमॉस्फेयर, इनका जो नया साइंस, इनके लिए जैसे हम लोग को प्रिकॉशन हो सकते हैं अर्थ के अंदर में एंड अर्थ के बाहर में, तो ये सारा चीज़ को लेकर के सारा कॉन्फिडेंट एंड सारा नया एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो होता है ना, वो पूरा करिकुलम डिजाइन करने के लिए हमारा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर को एक प्रेरणा देंगे। गुजरात के नर्मदा जिला में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में मॉनसून मेघ मल्हार पर्व का शुभारंभ हुआ है। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આજથી મોન્સૂન ફેસ્ટિવલનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે। આપ તસવીરોમાં જોઈ શકો છો કે મેઘ મલ્હાર પર્વ જે ઉજવણી થઈ રહી છે તેનો આજથી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। ખાસ કરીને એકતાનગર ખાતે આજે 2 તારીખથી 10 તારીખ મોન્સૂન મેઘ મલ્હાર ફેસ્ટિવલ ચાલવાનો છે, ત્યારે આમાં પરંપરાગત નૃત્ય, ક્રાફ્ટ સ્ટોલ, ફૂડ સ્ટોલ, મોન્સૂન થીમ પર સુશોભન તેમજ યોગા ક્લાસીસ, ક્વિઝ કોન્ટેસ્ટ જેવા વિવિધ આકર્ષણો પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણ આ દ્વારા જે પ્રવાસીઓને ખાસ કરીને આ પર્વને જોડાવા માટે આહ્વાન કરવામાં આવ્યું છે। આ ઉજવણી જે થઈ રહી છે પ્રવાસીઓ માટે બિલકુલ ફ્રી રાખવામાં આવી છે અને 10 તારીખ સુધી ચાલનારા આ પર્વમાં વિવિધ કે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે। ટીવી સાથે યુનિટી ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તથા વિવિધ આકર્ષણો પ્રવાસીઓ જ્યારે મહત્તમ સંખ્યામાં લાભ લઈ રહ્યા છે, ત્યારે ગયા વર્ષે લગભગ માર્ચ અને એપ્રિલ દરમિયાન અત્રે કેસુડા મહોત્સવનું સૌ પ્રથમવાર આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। એ જ રીતે આ વર્ષે વર્ષા ઋતુની સિઝનમાં મેઘ મલ્હાર પર્વ એટલે કે મોન્સૂન ફેસ્ટિવલનો આજ રોજથી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। આ કાર્યક્રમ તારીખ 2 સપ્ટેમ્બરથી 10મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાવાનો છે। આ તબક્કે હું પ્રવાસીઓને હાર્દિક અપીલ કરું છું, વિનંતી કરું છું કે આ ફેસ્ટિવલનો મહત્તમ સંખ્યામાં હાજર રહીને લાભ લે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ સમય દરમિયાન જન્માષ્ટમીનું પર્વ પણ આવનાર છે। આપણનો વર્ષોનો અનુભવ છે, અગાઉના વર્ષોનો અનુભવ છે એ પ્રમાણે જન્માષ્ટમી પણ પ્રવાસીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળે છે।
ત્યારે ફરીવાર હું પ્રવાસીઓને હાર્દિક અપીલ કરું છું કે આ સમય દરમિયાન જ્યારે મોન્સૂન ફેસ્ટિવલ યોજાઈ રહ્યો છે ત્યારે પ્રવાસીઓ મહત્તમ સંખ્યામાં આવે અને આનો આનંદ માણે। 19 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के चलते वडोदरा में गणपति की आगमन यात्राओं की धूम शुरू हो गई है। कला नगरी और उत्सव की नगरी वडोदरा में हर साल गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 19 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। उससे पहले ही विभिन्न युवक मंडल गणेश जी की भव्य आगमन यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसी के तहत वडोदरा में आयुर्वेदिक का महाराज की आगमन यात्रा नवापुरा से निकाली गई। आयुर्वेदिक 3 रास्ता पर जगह जगह गणपति जी का भव्य स्वागत भी किया गया। भक्तों ने गणेश जी की आरती कर मंगल कामना की। भक्तों ने धूम धमाके और आतिशबाजी के साथ गणेश जी का स्वागत किया। इस साल गणेश उत्सव में अयोध्या के राम मंदिर की थीम काफी प्रचलित है। इसी थीम पर इस गणपति की प्रतिमा को तैयार किया गया है जो बेहद भव्य है। गुजरात के वडोदरा की शैशव स्कूल में छात्रों द्वारा दी गई तस्वीरों का फोटोग्राफी एग्जीबिशन आयोजित किया गया। वडोदरा की शैशव स्कूल हमेशा ही अपने स्टूडेंट को कुछ नया सिखाने की कोशिश में रहती है। इसी के तहत बच्चे अपनी आसपास की दुनिया से जुड़ सके इस आशय के साथ एक खास फोटोग्राफी एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें 5 अलग अलग थीम पर बच्चों ने सुंदर तस्वीरें खींची और उन्हें एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया, जिसका उद्घाटन सीनियर ENT सर्जन डॉक्टर मिलिंद नेनी के हाथों किया गया। बच्चों को एक उत्साह दिया है अपने खुद के जो फोटोग्राफ्स हैं उसको एग्जिबिट करके। इससे उनका जो लगाव है फोटोग्राफी के लिए एज एन आर्ट, एज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग मेमोरीज, वो भी बढ़ा है और एक तरह से उनको एक नया मार्ग मिला है। आज का फोटोग्राफी एग्जीबिशन मेनली 5 थीम के ऊपर था: स्पोर्ट्स, फैमिली, नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ डिस्प्ले किया है। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम बच्चों को अपनी आसपास की दुनिया के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि आज के बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। सो हमारा ये ऑब्जेक्टिव आज सक्सेसफुल रहा। गुजरात के वडोदरा शहर जिला शैक्षिक संघ संकलन समिति द्वारा लंबित मांगों को लेकर रामधून करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात राज्य शिक्षक संघ संकलन समिति के वडोदरा शहर जिला के शिक्षकों द्वारा कारेली बाग के सरदार विनय स्कूल के बाहर रामधून करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल गुजरात राज्य में ग्रांटेड माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा कई सालों से विभिन्न मांगे की जा रही हैं, जिसकी सरकार सुध नहीं ले रही है। ऐसे में शिक्षकों ने एकत्रित होकर धरने पर बैठकर अपना विरोध जताया। गुजरात विधानसभा के इलेक्शन के पहले हमारा एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ हमारा एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। उन्होंने हमारी कुछ मांगे स्वीकार ली, लेकिन वो विधानसभा के इलेक्शन को खत्म हुए आज 8 महीने 9 महीने हुए या 1 साल होने आए, लेकिन हमारी मांग वही की वही है। कोई परिपत्र नहीं किए जाते हैं। तो हमने 6ठे तबक्के का एक कार्यक्रम दिया है जिसको हम रामधून बोलते हैं। इससे पहले हमने ब्लैक कपड़े भी पहन के 1 वीक तक स्कूल में पढ़ाई की है। तो यहाँ विविध वर्ग से कर्मचारी उपस्थित हुए। हम लोगों की कितनी मांगे हैं कि जैसे कि सरकार ने अलग अलग वादे किए थे, चुटनी से पहले हमने सब जो मुद्दा दिया था उन सभी वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। उसी वजह से हम पूरे पेंशन स्कीम है जैसे अलग अलग मुद्दे पर हम लोगों ने बातें की थी, तब चुटनी के टाइम पर उन्हें वादा दिया था, लेकिन आज वो वादा पूरा नहीं किया गया। इनकी वजह से आज हम लोग यहाँ रामधून करने बैठे हैं। स्केटिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ शिरकत की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और वडोदरा जिला खेल विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा 67वें अखिल भारतीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता बरोड़ा जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के सहयोग से कारेली बाग के उन्नति स्केटिंग रिंग में आयोजित की गई।
जिसमें वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, जिला खेल विकास अधिकारी कृष्णा पांडे समेत के जनप्रतिनिधियों और खेल विभाग से जुड़े पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 कैटेगरी में यह रेस आयोजित की गई, जिसमें 300 से ज्यादा स्केटर्स ने हिस्सा लिया। आज स्कूल गेमनी કોમ્પિટિશન અહીંયા ગઈ પહેલી 3 વર્ષ પછી એવું સમજો ને કે આટલા ક્રાઉડ સાથે યોજાઈ રહી છે અને એમાં બધાનો ઉત્સાહ સરસ રીતનો છે। મેયરશ્રીના હસ્તે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું અને પ્લસ આમાંથી જે સિલેક્ટ કરીશું બાળકોને તે સ્ટેટ અને નેશનલ સુધી પહોંચશે એવી અમારી ભાવના છે। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute Sarabhai Campus Vadodara, Devarsh Bariatric Hospital Sama Road Vadodara, Quality Care at Affordable Rate, Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital VIP Road Vadodara, Center for Excellence। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी हमेशा ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे उठाता आया है। पिछले 25 सालों में हमने लगातार हमारे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे डिस्कस किए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तब आप हेल्दी भी हो, क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है खुद के बारे में कुछ सोचने का, खुद के बारे में कुछ करने का, और ये सारी चीज़ें लीड कर रही है बीमारियों की ओर। और इसीलिए
1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही है, अच्छे पोषक तत्व वाले खानों के बारे में बात हो रही है, और अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों से घिर सकते हैं उस पर भी बात हो रही है। लगातार इसी कड़ी में आज बात होगी फैटी लीवर। अब आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा कि फैटी लीवर की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, और लीवर की बीमारी ज्यादातर अल्कोहल से जोड़कर हम देखते हैं, लेकिन अब ये चीज भी मिथ साबित कर दी है डॉक्टरों ने कि बिना अल्कोहल पिए भी आपका लीवर जो है खराब हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवांग शाह, इंटरनेशनल गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट ईशा हॉस्पिटल के गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर देवांग शाह से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये फैटी लीवर भला कौन सी बीमारी का नाम है और किस समस्या, किस वजहों से होती है। सर सबसे पहले तो फैटी लीवर यानी कि लीवर को तो हम ज़्यादातर अल्कोहल से जोड़कर देखते हैं, तो ये फैटी लीवर फिर और क्यों होता है? फैटी लीवर डिसीज हम उस पर बात करने वाले। फैटी लीवर डिसीज अभी हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। एक तरह का ये डिसीज ही कह सकते हैं। ये जैसे स्पेक्ट्रम में होता है, ग्रेड 1, 2, 3 ऐसे स्पेक्ट्रम में होता है, और ये आफ्टर स्पेक्ट्रम 3 ये एक तरह से डिसीज में कन्वर्ट होने लगता है, जो आगे जाके लीवर को डैमेज करता है, लीवर सिरोसिस करता है। लीवर सिरोसिस यानी लीवर का सिकुड़ जाना, लीवर छोटा हो जाना, लीवर डैमेज हो जाना। अब जो फैटी लीवर है यानी ग्रेड 1 से लेके सिरोसिस, और आगे जाके सिरोसिस भी अगर अनकंट्रोल रहता है, अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है, तो कैंसर भी होता है। अभी जो सीन ओवरऑल चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में, इसमें ये NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज यानी बिना अल्कोहल पिए भी लीवर डैमेज जो हो रहा है, और उसकी वजह से लीवर की बीमारी, लीवर हिपेटाइटिस से लेके सिरोसिस से लेके कैंसर, ये अलग अलग स्टेज होते हैं। जैसे पहले फैटी लीवर होता है, पहले लीवर फूलता है, फिर लीवर डैमेज होता है, फिर लीवर डैमेज होने के बाद लीवर के सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि सेल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस प्रोसेस जो होता है, और उसके बाद वो लीवर सिकुड़ने लगता है। उसके बाद ये प्रोसेस और आगे चालू रहता है, तो ये आगे जाके लीवर कैंसर बनता है। तो ये प्रोसेस जैसे ग्रेड 1 फैटी लीवर से लीवर कैंसर का स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं। हालांकि सब में लीवर कैंसर नहीं होता, पर अभी ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये प्रोसेस आप समझ सकते हैं, ये 15-20 साल का प्रोसेस होता है। अच्छा। मिनिमम 8 years to 20 years का पीरियड होता है। तो जैसे किसी के डायग्नोसिस में ग्रेड 1 फैटी लीवर आया, यानी सिंपल मतलब यही है कि आदमी अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खा रहा है और अनहेल्दी खाना खा रहा है। सबसे बेसिक चीज़ वही डिफाइन हो जाती है। तो पहला, और दूसरा ये कि वो अनहेल्दी डाइट यानी हाई फैट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहा है, जो उसको नहीं खाना चाहिए। दूसरा ये है कि इरेगुलर टाइमिंग ऑफ फूड। तीसरा ये है कि एक्सेसिव फैटी फूड एट लेट इवनिंग। और चौथा है कि साथ में स्मोकिंग और दूसरे बैड हैबिट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ स्लीप। मैं वापस बोलूंगा, लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने इतनी सारी गलतियां करी होगी, तब जाके ये लीवर हमारा है वो उसमें प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। अदरवाइज लीवर इज सो हेल्दी कि लीवर अपने आप को रीजनरेट बहुत अच्छे से करता है, रिपेयर कर लेता है अपने आप को बहुत अच्छे तरह से। द ओनली थिंग इज व्हेन यू रिमूव द टॉक्सिसिटी गोइंग ऑन लीवर, तो वो अपने आप ही अपने रिपेयर करके हीलिंग कर लेता है। जब हम बहुत ही गलत तरह से, बहुत ही ज़्यादा तरह से उसको परेशान करते हैं, तब जाके उसमें डिसीज खड़े होते हैं, जो क्रोनिक डिसीज कहते हैं, CLD कहते हैं, क्रोनिक लीवर डिसीज। और तब जाके वो आगे जाके धीरे धीरे करके परेशान करते हैं। तो जब ग्रेड 2 फैटी लीवर है, या फिर हम उसको और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, जैसे सोनोग्राफी एक सुपरफिशियल आइडिया देता है, वैसे हम उसको और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम उसके लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, उसके लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, पेशेंट है वो उसकी एज देखते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं। ओबेस है, BMI उसका ज़्यादा है, ओबेसिटी है, ग्रॉसली ओबेस है। उसका पेशेंट है जो उसको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। अगर ये सब फैक्टर है, ये सब फैक्टर को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अगर ये सारे फैक्टर है तो समझ लीजिए कि ये पेशेंट को लीवर डैमेज होने के, यानी अगर उसको ग्रेड 1 फैटी लीवर और साथ में ओबेज, ओल्ड एज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिस्टर्ब स्लीप, इरेगुलर टाइमिंग ऑफ फूड, स्मोकिंग, ये सब पूरा अगर जुड़ गया तो उसका लीवर डैमेज होना ही होना है, इफ ही विल नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज डाइट एंड हिज हेल्थ। सो फैटी लीवर आप बिल्कुल उससे जोड़ सकते हैं। फैटी लीवर यानी आप गंदा खा रहे हैं, या फिर अच्छा खाना नहीं खा रहे, अनहेल्दी डाइट खा रहे, या फिर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या अपनी बॉडी का केयर नहीं कर रहे, तब जाके ये फैटी लीवर चालू होता है। सो ग्रेड 1 फैटी लीवर इज अलार्म अगर सोनोग्राफी में आ गया है कि यस आप कुछ गलत खा रहे हैं, वो आप खाना अपना संभालिए,
आप आपकी बैड हैबिट को अगर चल रही तो वो बंद करिए। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज एक स्पेक्ट्रम है जिसमें विदाउट अल्कोहल फैटी लीवर डिसीज और उसके आगे जाके फैटी लीवर डिसीज के क्रोनिक लीवर डिसीज जो होता है, यानी फैटी लीवर डिसीज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में स्टीएटोसिस, देन फाइब्रोसिस, देन सिरोसिस, देन लीवर कैंसर, ये स्टेज है सारे। सो ये स्टेज पूरे 8 से 15-20 साल में कवर होते हैं। यानी आज मुझे फैटी लीवर आया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, मेरा डायबिटीज है, ठीक है, कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, मेरा ब्लड शुगर भी ज़्यादा आ रहा है, 180 के ऊपर जा रहा है बार बार, मेरा HbA1c 7.5-8 आ रहा है, मैं ज़्यादा केयर नहीं ले रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, डॉक्टर को मिल रहा हूँ नहीं मिल रहा हूँ, मेरा BP भी ज़्यादा जा रहा है, 160-90 उसके ऊपर ही जाता रहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलो मेरा सॉल्ट में मैं कम नहीं कर रहा हूँ, मेरा फैट जो कंटेंट है डाइट में वो भी मैं अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं शुगर बहुत ज़्यादा लेता हूँ, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड ज़्यादा खाता हूँ, लेट इवनिंग बहुत ज़्यादा खाता हूँ, 5-6 घंटा भी नींद मिल गई तो भी ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो यस यू आर मेकिंग श्योर कि आप अपने लीवर को आगे जाके डैमेज बहुत बड़े लेवल पे करने वाले हो, एंड दैट विल गोइंग टू रिक्वायर अ लॉन्ग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम ज़्यादातर हमारे हार्ट का ध्यान रखते हैं, हम बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन लीवर का भी ध्यान रखना है ये हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो नॉन अल्कोहलिक है तो हमें कभी हमारा लीवर ख़राब नहीं हो सकता। अगर किसी का लीवर ख़राब है तो सीधा हम अल्कोहल से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन डॉक्टर शाह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आप अगर गलत खाना खा रहे हैं तो उसका सीधा असर कहीं ना कहीं लीवर पर भी पड़ सकता है, और वो होता है फैटी लीवर। अब ये टर्म भी काफ़ी सुनने में आ रही है, ऐसे में मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या ये सीरियस इशू है? सर ये क्या सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग की ओर आगे बढ़ सकता है? ये बहुत ही सीरियस इशू है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो लीवर कैंसर जो पहले जो होता था हेपेटाइटिस बी या सी वायरस में सबसे ज़्यादा होता था, अभी जो पिछले 7 साल का अगर स्पेक्ट्रम देखें वर्ल्ड वाइड जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा होते तो अभी लीवर कैंसर का सबसे मेन रीज़न NAFLD यानी फैटी लीवर डिसीज़ जो है वो माना जाता है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो पहले 25% लोगों को वर्ल्ड वाइड में डेटा बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छे लोगों ने जो सर्वे किए हैं, उसमें 20-25% लोगों को आज से 7 साल पहले फैटी लीवर डिसीज निकलता था आफ्टर द एज ऑफ 40-45। अभी ये परसेंटेज ऑलमोस्ट 42% पे चल रहा है, 42%। एंड अभी जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप जो पहले 40 ईयर्स के ऊपर वालों में देखने को मिलता था, अभी 25 ईयर्स के एज के ऊपर वाले पेशेंट मिल रहे हैं अभी, जिनमें फैटी लीवर, एक्सेसिव फैट डिपोजिशन होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से, सिरोसिस, और उसकी वजह से आगे जाके फर्दर लीवर डैमेज एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, कैंसर तक के कॉम्प्लिकेशन वो देखने को मिलता है। दिस इज वेरी वेरी सीरियस इश्यू, एंड राइट नाउ आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का GDP का बहुत बड़ा फिगर इसके पीछे खर्च हो रहा है। सो और आप देखेंगे कि ये इसका सीधा रिलेशन आप उससे जोड़ सकते हैं कि अभी हम खाने में काफ़ी वो हो गए, पहले हम घर का बना फ्रेश फूड लेते थे, अभी सारे 9 से 5 में जॉब करते, सब टिफ़िन खाते हैं, काफ़ी सारे लोग तो अभी ऑनलाइन अभी फूड सब मिलते हैं उससे ऑर्डर करते हैं, या फिर इधर उधर से कुछ भी अनहेल्दी कुछ भी मिल लिया खा लेते हैं, चला लेते हैं, क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि बॉडी अपना केयर कर लेगी ना, हमको तो किसी और के चीज़ के पीछे दौड़ना है, बाकी बॉडी तो अपने हिसाब से कर लेगी, पर ऐसा नहीं होता है, और यही चीज़ हम सबको डैमेज कर रही है। This packed food with preservatives, food with chemicals, ये सारे चीज़ें हमको इतनी ज़्यादा तरह से डैमेज कर रही है, और पैक फूड और सब में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल होता है। तो ये पाम ऑयल जो होता है उससे बनी हुई चीज़ें हम कभी भी देखते नहीं है कि पैक फूड बहुत अच्छी तरह से पैक किया है तो ये अच्छा ही होगा, पर हम कभी उसके पीछे कंटेंट या इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जो वो कुछ नहीं पढ़ते कि ये एक्चुअली इसमें क्या है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी बेटी को मैं न्यूटेला बहुत ज़्यादा खिलाता था, तो मुझे भी लगता था कि ये तो बहुत अच्छी चीज होगी, चॉकलेट होगा ना ये ना वो करके, तो देन मैंने उसके पीछे देखा तो इट वाज मोर देन 30% पाम ऑयल। सो मैं अपनी बेटी को पाम ऑयल, जैसे हम तो प्राउड लेते हैं कि हम तो हम सब जानते हैं, हाँ, कि सिंग तेल खाते हैं या फिर हम तो तल का तेल खाते हैं वो, और मुझे भी ये हुआ कि वो आई मीन पाम ऑयल तो हम कभी नहीं खाते, नेवर, पाम ऑयल तो हम उसको वेस्ट समझते हैं, तो हम वो पाम ऑयल में बनी हुई चीजें खिला देते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता। देन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पैक्ड फूड जिसमें फैट कंटेंट होता है वो अल्टीमेटली पाम ऑयल ही होता है। तो इसीलिए दुनिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम खा बहुत ज्यादा रहे हैं जाने अनजाने, अननोइंगली, और हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आजकल बहुत आसान है, फिंगर फूड आजकल बोलते हैं कि एक फिंगर टिप पर है फूड की, आप एक ऑर्डर करो
और 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में खाना आपके पास पहुंच जाता है। आपकी जो क्रेविंग होती है कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। पहले हमें माँ को बनाना पड़ता था, लेकिन अब माँ का खाना हम पसंद नहीं करते, हम घर का खाना पसंद नहीं करते हैं और इसलिए सारी बीमारियों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जैसे सप्ताह मनाने की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए हमने भी वीएनएम टीवी पर ये मुद्दा उठाया है कि हेल्दी खाना कितना ज़रूरी है और हेल्दी नहीं खाने से क्या क्या बीमारियां होती है। बात आज हो रही है फैटी लीवर की। सर, ये डायग्नोस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हम इस बीमारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने बोला ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको फौरन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इससे। हाँ, ये बहुत ही साइलेंट डिसीज है। ये आपको, आपके अंदर ये डिसीज चल रहा होता है या आपको डैमेज कर रहा होता है लीवर को और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। कभी कभार हम एक्सीडेंटली सोनोग्राफी करवा लेते हैं, कोई XYZ मेनली एब्डोमेन कुछ डिस्कम्फर्ट पेन की वजह से, उसमें अच्छा सोनोलॉजिस्ट बता देता है कि यस देयर इज अ फैटी लीवर इज गोइंग ऑन ग्रेड 1 2 3। अगर ग्रेड 1 2 के आसपास चल रहे हैं या तो फिर आपको यानी एज कम है तो भी आप डेंजर जोन पे, अगर एज ज़्यादा है और साथ में डायबिटीज ब्लड प्रेशर है तो आप ज़्यादा रिस्क जोन पे है। फिर हम उसके लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, दूसरे ब्लड रिपोर्ट सब करवाते हैं, पूरा पैरामीटर देखते हैं। अभी एक बहुत ही बढ़िया चीज जो हमारे पास आई है, फाइब्रोस्कैन करके एक चीज है जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही अक्सर तरीका कह सकते हैं, जिसमें एक छोटा सा मशीन होता है, हालांकि बहुत महंगा मशीन आता है वो, दिखने में बहुत ही छोटा एक डिब्बे जैसा मशीन होता है और उसमें एक सोनोग्राफी जैसा एक प्रोब होता है जी। वो 2 मिनट में हमको बता देता है कि हाउ हेल्दी योर लीवर इज। तो फाइब्रोस्कैन जैसे है वो मैंडेटरी होना चाहिए आफ्टर एज ऑफ 30, सबको करवाना चाहिए और जिनका भी एब्डोमेन फैट ज्यादा है उनको बिल्कुल वो करवाना चाहिए। उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि ये लीवर है, ये वेदर फैटी लीवर है और ये फैटी लीवर है तो इसका फाइब्रोसिस प्रोसेस चालू हो गया कि नहीं। ये दोनों चीज है, ये फाइब्रोस्कैन करके एक इन्वेस्टिगेशन आता है, ये बताता है। और इसमें जैसे स्कोर आपका 7 के नीचे है तो योर लीवर इज हेल्दी, आपका फैट स्कोर है वो 150-200 के नीचे है तो यस यू आर हेल्दी। अगर आपका स्कोर 7 से ऊपर जा रहा है और आपका फैट कंटेंट है वो 200-250 के ऊपर जा रहा है लीवर, देन वो आप बता देता है कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन लीवर, यू बी केयरफुल अबाउट योर डाइट, मेनली डाइट, एंड यू बी टेक गुड स्लीप। आप अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और दिन में 20 से 30 मिनट मिनिमम चलना, एक्सरसाइज या कुछ भी आप चीज करें और आपका डायबिटीज ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल में लाइए। और हम ये जैसे डायग्नोसिस, ये लीवर बहुत एडवांस होते हैं तो लीवर बायोप्सी भी हम करते हैं जिससे पता चलता है, सीटी स्कैन है, MR इलास्टोग्राफी करके इन्वेस्टिगेशन भी होता है। ये सब तरह से हम इसको डायग्नोस करते हैं। और जैसे आपके फैमिली में किसी को लीवर डिसीज हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका रिस्क नॉर्मल पब्लिक उससे 20 टाइम्स ज्यादा है आगे जाके लीवर डैमेज होने का। तो ये इन्वेस्टिगेशन ये इतना ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मोस्ट ऑफ हम ये मानते हैं कि भाई मेरा तो LFT नॉर्मल है, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, SGPT ये सब करा है, मेरा नॉर्मल है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो अच्छे से खा पी रहा हूँ, मुझे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मुझे वीकनेस नहीं लग रही, नथिंग, सो मेरा लीवर तो ओके ही है ना। तो हम उस एक मिसबिलीफ में रहते हैं कि मुझे तो कहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग अनलेस अदरवाइज डिसीज हम पे हावी हो जाता है तब तक अपने आप को हेल्दी ही मानते हैं। वी नेवर डू प्रिवेंटिव केयर और टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स कि नहीं कुछ दिक्कत आए उससे पहले हम ये स्टेप ले ले। सो यही एक डायग्नोस करना भी बहुत इजी हो गया है। फाइब्रोस्कैन समझिए आप, जैसे आप चलते चलते आए 2 मिनट में आपका तो रिपोर्ट आ जाएगा, आपको पता चलेगा यस मेरा लीवर हेल्दी है कि नहीं है। जैसे हम लोग एक शुगर मापा लेते हैं, शुगर देखो ना, जाते हैं BP देख लो ना, मुझे लगता है ये धीरे धीरे 2-5 साल में ये भी रहना जाएगा, भाई फाइब्रोस्कैन भी कर लो ना जरा मेरा। जैसे वेट मशीन लेके लोग बैठते हैं, वैसे ही फाइब्रोस्कैन का मशीन भी लेके लोग बैठेंगे कि आपका लीवर कितना हेल्दी है, चलो हम बताते हैं आपको। उसकी जरूरत पड़ने लगेगी, बिल्कुल पड़ने लगेगी, क्योंकि ये डिसीज बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और हम लोग बहुत ही ज्यादा, हम लोग यानी मैं अपने आप को भी गिन रहा हूँ कि हम लोग बहुत ही ज्यादा कहते हैं केयरलेस हो रहे हैं अपने खाने को लेके। हम लोग अच्छे डाइट नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, एंड द मेन कल्प्रिट इज लेट इवनिंग फूड। एंड आप जैसे बताया कि फूड ऑन फिंगर टिप, बिल्कुल सबसे ज्यादा कल्प्रिट अभी वो आप मान सकते हैं। डायग्नोस तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये हमारी कमज़ोरी समझो या हमारी लापरवाही समझो कि जब तक सिम्टम्स नहीं दिखते हैं हम कोई डायग्नोस कराना नहीं चाहते हैं। कभी कभी तो डॉक्टर इंडिकेट भी कर देते हैं कि आपको ये कराना चाहिए, तो हम पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरी है? डॉक्टर बोलते हैं नहीं, अब ये तो 10 साल में हो सकता है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा बाद में जब होगा तब करा लेंगे। तो जब तक सिम्टम्स नहीं दिखते हैं हम कोई बीमारी हमें हो सकती है ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अब अगला सवाल यही होना चाहिए कि सिम्टम्स क्या होते हैं सर, क्योंकि
क्योंकि सिम्टम्स के बिना डायग्नोस बहुत मुश्किल हो जाता ये है। जब अर्ली स्टेज में आप कह सकते हो ग्रेड 2 फैटी लीवर या उसके आसपास चल रहा है, ग्रेड 3 फैटी लीवर के अर्ली, जब ये लीवर में फैट ज्यादा होकर डैमेजिंग फेज पे चालू हो गया होता है, जिसको NASH कहते हैं, NASH, तब ये जाके पेशेंट को वो हो सकता है कि उसके SGPT अगर ब्लड रिपोर्ट्स करे तो उसमें बॉर्डर लाइन थोड़ा हाई है, GGT थोड़ा बॉर्डर लाइन हाई देखने को मिल सकता है। पेशेंट को थोड़ा थकान ज़्यादा जल्दी लगने लगती है। राइट अपर क्वाड्रेंट जो कहते हैं पेट के राइट साइड का ऊपर का हिस्सा, उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट, खींचाव, तनाव वो लगना चालू हो जाता है। तो जल्दी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, थोड़ा फीलिंग आने लगता है। ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ये सिम्टम बहुत सारी चीज़ों में भी देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट वो सोचता है कि शायद वो हो सकता है या शायद ये हो सकता है, पर ये अर्ली सिम्टम है और हम सब मोस्ट ऑफ लोग ये मिस कर लेते हैं कि ये हो रहा होता है, फिर भी हम सोचते हैं चलो ठीक है ये तो ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे या हम सोच लेते हैं तो उम्र बढ़ रही है, हाँ गैस हो गया होगा या कुछ इस तरह से कुछ खाने में कुछ आ गया होगा, सब अवॉइड करते हैं 2-3 साल तक। फिर जाके ये डिसीज तब धीरे धीरे अंदर से, वो कहते हैं धीरा जहर, जो धीमा जहर फैल रहा है, वैसे वो फैलता जाता होता है ये और डैमेज करता जाता होता है। तो सिम्टम बहुत एडवांस स्टेज में जाते हैं जब लीवर बहुत ही बुरी तरह से हेपेटाइटिस के फेज में या सिरोसिस के फेज में चला गया होता है, तब जाके सिग्निफिकेंट LFT चेंजेस आते हैं, जैसे SGOT SGPT बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अच्छा। या फिर आपके जो उससे भी एडवांस डैमेज होते हैं तो आपका प्रोटीन है, जो लीवर सिंथेसिस है, प्रोटीन का जो मोरा सिंथेसिस लीवर में होता है, वो थोड़ा डाउन देखने को लिखता है। उसके बाद भी डैमेज चल रहा होता है, यानी साथ चल रहा होता है, तो जॉन्डिस का थोड़ा जो येलो आप बोलते पीलिया जो देखने को मिलने लगता है, या फिर पैरों में सूजन आने लगती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है और भूख कम लग जाती है, भूख कम होने लगती है। तो ये सब सिम्टम आते हैं। और उसके बाद मोस्टली पेशेंट हमारे पास जो 80-90% पेशेंट आते हैं वो तभी आते हैं जिसमें ये जॉन्डिस हो गया होता है या पेट में पानी भर गया होता है या LFT बहुत सिग्निफिकेंटली अल्टर आता है या फिर सोनोग्राफी के और चेंज और उसमें वो बता देते हैं कि आपको सिरोसिस हो चुका है, तब जाके पेशेंट, यानी बहुत एडवांस डैमेज के बाद ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। उसको पहले अर्ली स्टेज में अगर एक्सीडेंटली कुछ, या फिर पेशेंट बहुत कॉन्शियस है और उसने कुछ गूगल किया है या ऐसे करके कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप को इन्वेस्टिगेट किया है, तब जाके वो पेशेंट पता करता है कि यस देयर इज समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग। और हम जब बोलते हैं कि आप ये करवा लो वो करवा लो, तो बोलते हैं डॉक्टर मैं खा पी रहा हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्यों आप इतने सारे मुझे इन्वेस्टिगेशन बता रहे, आप बेकार में मेरा खर्चा करवा लेंगे। तो यानी उस बेस पे पेशेंट भी बहुत रिलैक्स रहता है कि डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है, मुझे कुछ है ही नहीं, खाता पीता घूमता फिरता हूँ, मुझे क्या होने वाला है। तो और मैं कभी अल्कोहल नहीं लेता, मैं तो सूंघा भी नहीं है मैंने अल्कोहल, तो मेरे को कैसे लीवर डैमेज होगा। दैट इज अ मिसबिलीफ काइंड ऑफ दैट थिंग जी, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो सिम्टम्स सिग्निफिकेंट नहीं है और इसलिए हमें ज़्यादा अवेयर रहना होगा, क्योंकि जब तक सब कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ा सिम्टम नहीं सामने आएगा कि आपको बुखार आ गया या कुछ समथिंग लाइक कोई बड़ा सिम्टम नहीं है। ऐसे में प्रिवेंशन बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कैसे बचा जाए। तो ये सवाल भी मैं आपकी ओर से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सर, जब इतनी गंभीर बीमारी है तो प्रिवेंशन कैसे हो? प्रिवेंशन इज ऑलवेज द बेस्ट क्योर यू कैन गिव। सो प्रिवेंशन में यही है, खाना पीना जो है, यानी हम लोग जैसे अब सिंपली थोड़ा देखें कि हम लोग बेसिकली पहले बहुत कार्बोहाइड्रेट लेते थे, क्योंकि हम लोग पहले इतना सेडेंटरी लाइफ, ऑफिस वर्क नहीं करते थे। आज से मैं काफी सालों पहले की बात कर रहा हूँ कि लोग ज्यादातर मजदूरी करते थे वो सब, तो उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते थे। कार्बोहाइड्रेट इज रनिंग एनर्जी। फिर हमने ये पिछले 200-250 सालों में उस तरह से अपने आप को चेंज नहीं किया। हमने अभी भी कार्बोहाइड्रेट है अपना ज्यादा रखा हुआ है, यानी आप चावल लेंगे या रोटी को भी आप एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में ज्यादा ही रखा और उसके सामने फैट बढ़ाते गए, जबकि हमको ये करना चाहिए था कि हमारे खाने में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए था। और हमको जैसे पहले तो पूरा दिन एक्टिव रहते थे तो शाम को भी कैलोरी चाहिए होती थी, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सबको कि मेरा कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, और जो फूड है जैसे हर फूड पे वो, या फिर सबको ये कॉन्शियसनेस जाना चाहिए कि ये फूड में ले लूंगा तो मुझे कितनी कैलोरी मिलने वाली है। तो हर किसी का कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, किसी का 1500, किसी का 2500-3000 कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके हिसाब से उसको कैलोरी लेनी चाहिए उसके हिसाब से। और उसमें भी खाना है जैसे लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, हम जो ऑलमोस्ट 60-70% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको 30-40%, 50% तक आप कार्बोहाइड्रेट ले जाइए। आप 25-30% प्रोटीन और 10-15% फैट चाहिए होता है, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन उसके बगैर हमको मिलने नहीं वाले। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम फैट ही नहीं खा रहे या अनहेल्दी डाइट ले रहे। जैसे अभी चल रहा है कीटो डाइट के लोग सिर्फ फैट और प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते ही नहीं है, तो उसमें बॉडी काम नहीं करता है, बॉडी 5-7 दिन बाद थक जाता है। तो एक हेल्दी डाइट होना चाहिए, टाइम पे खाना खाना है और अच्छे से सोना है। आप 7-8 घंटे आपको सोना है, जब जाकर आपको 6 से 7 घंटे की अच्छे से नींद मिलेगी। और आपको यानी पैक फूड नहीं खाने हैं और डेली
समझिए आप हर किसी को कंपलसरी हफ्ते में मिनिमम पर डे 30 to 40 मिनट्स का एक्सरसाइज, यानी नॉट मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, अच्छे से वॉक कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, ये जो भी आपको पसंद आ रहा है, स्विमिंग कर लिया, थोड़ा चलो जिम में जा लिया, अगर आप कंपेरेटिवली उसमें आपका अगर वो बन रहा है जिम में जाना तो ये सब चीजें है, ये प्रिवेंटिव केयर है और ये इट शुड बी लाइक अ डेली पार्ट ऑफ अवर लाइफ, नॉट आपने कुछ 1-2 महीना कर लिया, या इट शुड बी लाइक अ डेली पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो यही एक ये चीजें है जो हमको ये सब चीजों से बता सकती है। जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है, जिसमें ये आप इसका एक पार्ट इसको गिन सकते हैं, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी, ये सभी उसमें आते हैं। इसमें आप, मुझे लगता है अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में धीरे धीरे ये फैटी लीवर डिसीज को भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ही स्पेक्ट्रम है और ये सारी चीजें, यानी हम ये सब चीजें नहीं कर रहे, अच्छा खाना नहीं खा रहे, लो फाइबर डाइट ले रहे, हाई फैट डाइट ले रहे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे, तो हमको धीरे धीरे ये सारी चीजें आती है। यानी पहले धीरे धीरे ब्लड शुगर आता है, साथ में ब्लड प्रेशर आता है, ये सब धीरे धीरे बढ़ता है। यानी ये कोई 1-2 दिन, 1-2 महीने या 1-2 साल वाला नहीं है, ये सालों का प्रोसेस होता है। ये सालों की बेदरकारी हमारे अपने खुद के लिए होती है, तब जाके ये धीरे धीरे आता है। और ये साथ मिलके ना अंदर से खाते हैं बॉडी को, और ये सब साइलेंट होते हैं, पता नहीं चलता है। ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और एक्सेसिव फैट, ओबेसिटी, ये धीरे धीरे करके, जैसे फैट लीवर में जमा हो गया तो फैटी लीवर करके, या फिर ब्लड वेसल में जमा हो गया तो बीपी, या उसकी डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंट आ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज, ये सब मिलकर धीरे धीरे हर ऑर्गन को डैमेज करते जाते हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन ले रहे हैं तो हम सिर्फ अपने लीवर को या उसको नहीं बचा रहे हैं, और ये सब सारी चीज़ें आगे मिलकर कैंसर को बढ़ावा देती है। तो ये हम सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं बचा रहे, फैटी लीवर का प्रिवेंशन नहीं कर रहे, हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और आगे जाके कैंसर से लेके बहुत सारी दूसरी बड़ी बीमारी, स्लीप एपनिया से लेके स्ट्रोक से लेके और बहुत सारी बीमारियों को हम कंट्रोल में ला रहे हैं धीरे धीरे। तो वही है जो, यानी हम जैसे एक खाने पे टैक्स डाल देना चाहिए, जैसे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं 30-40% वाले, वैसे खाने पे भी एक टैक्स होना चाहिए कि भाई खाना, या छोटी प्लेट में खाना लो, या खाना जो लिया है उसमें से आप 30% निकाल लो, मेनली कार्बोहाइड्रेट, और फिर खाना चालू करो। और जैसे खाना खा रहे हैं तो उसके पहले सब्जी या ग्रीन सलाद ज़्यादा खा लो, दही खा लो। जैसे आपने थोड़े पल्सेस खा लिए तो वो आपका पेट भर देंगे, आपको हेल्दी न्यूट्रिशन देंगे और आपको वेट लॉस करने में भी मदद करेंगे। तो दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन। तो रोज रात को हम सोते हैं, रोज सुबह उठकर हम खाना खाते हैं, लेकिन रोज रोज हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए रूटीन है, रोज हमारा मोबाइल हम चेक करते हैं, हमारी ईमेल्स चेक करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को हम चेक नहीं करते हैं। जिस पर हमें सबसे ज़्यादा चेक ऑन होना चाहिए था, वही कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, और उसी की वजह से बीमारियों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज फैटी लिवर के बारे में बात हुई है, और पूरे सप्ताह कोई ना कोई मुद्दे पर बात होगी जिससे हम हेल्दी रह सके। डॉक्टर देवांग शाह हमारे साथ जुड़े हुए थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सबको हमेशा ही जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है, पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब समाज हेल्दी होगा तभी हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, हमारे देश को दुनिया में आगे ले जा सकेंगे। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आप तक सीमित ना रहे, आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स के लिए, सबको ये बातें जानना ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program, supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute, Sarabhai Campus, Vadodara. Devarsh Bariatric Hospital, Sama Road, Vadodara. Quality care at affordable rate. Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital, VIP Road, Vadodara. Center for Excellence.